न- हाँ पूछिए प्रश्न। आपके पहले हम प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नया स्टार्ट करें शायद। अगर पता हो तो फिर मत कीजिए। जैसे मैंने परसों लिखवाया था, साथ में अब्राहम लिंकन लिखा है, तो फिर आप तब कर सकते हैं। जब नहीं है तो फिर कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। याद रखिए। देखो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। अभी मैं जो आपको समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप देखिए, या आप मुझे दे देना, मैं घर से ही देख लाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। या मैं खड़े खड़े मुझे 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट, है ना। देखिए, याद रखिए। आइए, यूपीएससी का सिर्फ एक ही रूल है जिसमें आपको मार्क्स मिल जाएं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई किताब नहीं बनेगी कैसा लिखा जाए तब मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं? तरीका बस यही है कि आपकी बात, आपको अपनी बात समझाने आनी चाहिए, और यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको समझ में आ जाए। अगर वो लिखा हुआ आपको अच्छा लग रहा है और आप उससे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको दिमाग में ये रखना है कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं, अगर वो पढ़ेगा तो क्या उसे पसंद आएगा या नहीं आएगा। आपको अपनी लिखी हुई चीज पसंद आएगी, उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। ये सोचिए कि अगर ये किसी और ने लिखा होता तो क्या मुझे पसंद आता। कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर देंगे तब आप इसको, इसके साथ न्याय कर पाएंगे। अभी आप, अभी तो आप जो लिख रहे हैं, जो कुछ भी आपकी सोच समझ है, सूझबूझ है, जो भी कुछ अनुभव है, उसके आधार पर आप लिख रहे हैं। ठीक है। हिंदी भाषी होते हुए भी हम अभी ये नहीं कह सकते कि हिंदी हमारे नियंत्रण में है, क्योंकि हमने उसका अभ्यास नहीं किया है। कोई भी भाषा तभी नियंत्रण में आती है जिस, जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप बहुत ध्यान से अपने घर में अपनी माताओं को आटा मलते हुए देखना। वो मलती रहती है जब तक मुलायम ना हो जाए। जब वो मुलायम हो जाता है तब उसका जो चपाती या फुल्का होता है, तब वो खाने में मजा आता है। आटा जब तक नहीं मला गया था तब तक उसका क्या शेप थी, क्या था, और मलने के बाद वो कितना मुलायम हो गया, देखिए। भाषा भी एकदम वही है। भाषा को जितना इस्तेमाल करोगे, जितना यूज करोगे, जितना अभ्यास में लेकर के आओगे, उतना ही आपके नियंत्रण में आती चली जाएगी। नहीं तो भाषा आपकी बेशक मातृभाषा है, आपके नियंत्रण में नहीं आएगी। भाषा वही है जिसमें, भाषा पर नियंत्रण वही होता है जिसमें आप उन, उसके शब्दों के साथ खेल सको, उसको कोई भी आकार दे सको, जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सको। वो है भाषा पर नियंत्रण। हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये ये सारी बातें मैंने उनको सिखाई है जो जर्नलिज्म पढ़ते हैं, मास कम्युनिकेशन। वो वाली बात आप पर भी लागू होती है, आप लोगों पर भी। हिंदी का रिजल्ट अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, हिंदी में अगर आप यूपीएससी में कामयाबी चाहते हैं, तो अभ्यास करना मत छोड़िए। हम इस गलतफहमी में होते हैं कि हिंदी तो हम, हमारी अपनी भाषा है, हम काम चला लेंगे। आप नहीं चला पाते। आपके मुकाबले इंग्लिश वाले, जिनके लिए दूसरी भाषा है, वो इसमें इतनी मेहनत कर लेते हैं कि आपकी अपनी मातृभाषा से ज़्यादा बेहतर लिखने लग जाते हैं, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। और ये सारा माइंड गेम है, याद रखिए। सारा दिमाग का खेल है। ये दिमाग आपको कुछ भी करा देगा, कहीं से कहीं ले जाएगा, बस। इसका, इसको, दिमाग को भी अपने नियंत्रण में रखिए। इस तरह से नियंत्रण में रखिए कि वो आपको इधर से उधर कहीं पथभ्रष्ट ना कर दे। अगर आप दिमाग के नियंत्रण में हो गए
तो मजे में सारा समय खराब हो जाएगा। जो आपने कॉलेज में मजा किया है, कुछ नहीं किया, क्योंकि माइंड ने आपको नियंत्रण किया होता, मन पर आपका कंट्रोल नहीं था। इसलिए यू शुड कंट्रोल योर माइंड, माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आप बेसिक तौर पर भाषा जानते हैं, बस इसको फाइन ट्यून करना है, इसके अंदर पैनापन लेकर के आना है, हो जाएगा। भाषा सीखने का एक तरीका है, सुनो और बोलो, पढ़ो और लिखो। ये हर भाषा पे लागू होता है ये बात। छोटा बच्चा सुन सुनकर ही बोलना सीखता है, स्कूल में जाके बोलना नहीं सीखता। स्कूल में जाने से वो पहले बोलना सीख चुका होता है। कैसे सीखता है? ऑब्जर्व करके, देख करके, सुन करके। देखिए, लिखना तब सीखता है जब वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, संपादकीय पढ़ रहे हैं, तो संपादकीय पढ़ करके ऐसे बंद मत कर दो। क्या दिमाग में बैठा है उसका निचोड़ लिखने की कोशिश कीजिए। भाषा अपने आप देखिए आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। आपका माइंड आपको ट्रेंड करना शुरू कर देगा। ये सारा दिमागी खेल है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी माता जी के पेट से सीख के थोड़ी आया हूँ। मैंने सब यहीं सीखा है। मैंने अंग्रेजी भी यहीं सीखी, हिंदी भी यहीं सीखी है। मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जितनी आपकी एज है उससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है काम करते करने का, उससे कहीं ज़्यादा है। 1985 से मैं काम कर रहा हूँ, आप कर सकोगे मुकाबला? 1985 से मैं जॉब कर रहा हूँ, 1985 से। चाहे वो मजबूरी में कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, अलग बात है। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे वो मीडिया में काम करने का है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का है, जैसे भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है? इसलिए मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे पाता हूँ। तो हम आगे अब चलते हैं। आप फटाफट दिखाई दो, नहीं तो आप परेशान रहोगे। मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ अपने, देखिए, जो अगर जैसे आपको टॉपिक आपको मिला है, अगर एक बार आप नहीं लिख पाए तो उसको आपको प्रयास करना चाहिए सभी को। इन्होंने प्रयास किया है, देखिए, कि एक बार इनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला तो उन्होंने दोबारा लिखने की कोशिश की। अभ्यास ऐसे ही होता है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ अपने कार्य को करने में लगा रहे, उसे ना तो किसी कानून से कोई मतलब, ना तो किसी संविधान से कोई नाता। वैसे पूरा दिन यही सोचता रहे कि उसे पैसे कैसे वह और अधिक कमा सकता है। अब आप देखिए, इन्होंने दिखाया, तो इनके थ्रू मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 शब्दों का एक वाक्य। फिर आप कहते हो जी हमें मार्क्स नहीं मिलता। ये तो पूरा पैराग्राफ हो गया और आप सांस ही नहीं ले रहे कहीं। अब ये बताइए, जैसे मैंने पढ़ा यहां तक, आपके अलावा सारे बोर हो गए होंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं आया होगा। तो आप सोचिए कि मैं इतना बड़ा सेंटेंस लिख रहा हूं, ये इसको पढ़ के क्या किसी और को इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? ऐसे आप सीखोगे। ये यूनिवर्सिटी स्टाइल है। इसका मतलब यह है कि ये अंदर से नहीं आया, ऊपर ही ऊपर से आपने कुछ घुमा फिरा के कुछ कर दिया आपने, ऊपर ऊपर से, यहां से लिखा है। देखिए, चलिए। और जब वह कानून, संविधान आदि चीजों की नहीं मानता है तो हम कैसे मान लें कि वह कर देता होगा, बल्कि उसको इन चीजों का ज्ञान भी नहीं होता है। इतना पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं, ये अभी इससे रिलेवेंट नहीं है। जो टॉपिक दिया गया उससे संबंधित नहीं है। ये आपके अपने उद्गार हैं, अपने विचार हैं, और ये विचार, आपके व्यक्तिगत विचार, आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे। ठीक है? शाबाश, आपने कोशिश की है, इसके लिए आपको शाबाशी है। ठीक है?
अब हम जो बात करने जा रहे हैं, नीति शास्त्र के आयाम या शाखाएं। नीति शास्त्र की शाखाएं। हम आपको जो आपके रुद्र सिंह है ना, आपको बता दें कि हमने ये नीति शास्त्र पिछले 1 वीक से चल रहा है। हाँ, उससे चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसमें मैं इनको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो नए स्टूडेंट भी आए तो उसके साथ वो तालमेल हो सके। तो अभी हम इनिशियल स्टेज पर ही हैं, मतलब शुरुआती दौर में ही हैं। अभी हमें बहुत कुछ आगे पढ़ना है, ठीक है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी शाखाएं क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें एक आपने पढ़ा होगा अधिनीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र जिसे हम कहते हैं मेटा एथिक्स। अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे सद्गुण, सद्गुण नीति शास्त्र। सद्गुण के बारे में हम आपको पता है, हमने सद्गुण के बारे में अपने रोजमर्रा की बात में सुना है बहुत। ये सद्गुण होते क्या हैं ये आपने सुना है, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहे होंगे, या पीछे जो हमने चर्चा की है तब आपको कुछ नाम याद आ जाएं। लेकिन इन सद्गुण नीति शास्त्र के बारे में प्लेटो, अरिस्टोटल और सुकरात, इन लोगों ने इसके बारे में किया। कन्फ्यूशियस भी इस कैटेगरी में आते हैं। कन्फ्यूशियस, उन्होंने कुछ गोल्डन रूल बनाया है। एक गोल्डन रूल हमेशा ध्यान में रखिए, जो अक्सर हम, अगर आप अपना आचरण नैतिक रखना चाहते हैं तो एक बात ध्यान में रखिए कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। अगर आप अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हो तो दूसरे को अच्छा करके दिखाइए। अगर आपने अच्छा व्यवहार किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदले में कोई आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अपने गलत व्यवहार पे भी इस तरह से पर्दा डालते हैं, दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं कि यही अच्छा व्यवहार था, और प्रकृति हमें वापस दे देती है। जो हमने प्रकृति को दिया वो लौटा के वापस दे देगी आपको। इसलिए कहते हैं अर्थ गोल है, यहां से जाना स्टार्ट करोगे तो वापस घूम के यहीं आ जाओगे। ऐसा लोगों ने प्रयास किया, गया वापस घूम के वहीं आ गया। इसलिए कहते हैं गोल है ये। तो हम जो समाज में, देश में कर रहे हैं, बदले में वापस हमें वही मिलेगा। अच्छा मिलोगे दोगे अच्छा मिलेगा, खराब दोगे खराब मिलेगा। इसलिए कहा गया है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सुना है? देखिए, और हम देखिए इसमें पढ़ेंगे जो तीसरा है जो कि इंपॉर्टेंट है और आप करेंगे, ये है, इसको हम कहेंगे मानकीय नीति शास्त्र। मानकीय नीति शास्त्र, मानकीय नीति शास्त्र, ठीक है। मानकीय क्या मतलब हो गया? आचरण आधारित। इसमें हम आचरण के अंदर हम बात की थी परिणामवाद और कर्तव्यवाद, ये दो चीजों पर हम फोकस करेंगे इसके अंदर। परिणामवाद और कर्तव्यवाद, कि माध्यम सही है या जो रिजल्ट है वो ज्यादा सही है। जो माध्यम है, जैसे हमने एक पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर हमारा मकसद ये है कि किसी भी तरह से डिग्री मिल जाए, चाहे नकल करके पास होना पड़े, बस पास हो जाए, तो वो माध्यम हो गया। आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया, परिणाम, बस पास हो गए ना। कौन पूछ रहा है, कौन याद रखेगा कि हाँ कि नकल की थी? सिर्फ हमारी कॉन्शियस को ही तो पता है, किसी को तो नहीं पता, क्योंकि हम पकड़े नहीं गए। लेकिन नकल करके हमने ग्रेजुएशन कर ली, परिणाम तो हो गया। लेकिन सही मामलों में क्या ये परिणाम है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट है। अब जब हम ये सर्टिफिकेट लेकर के घूमते हैं तो
इसके अलावा कोई पूछता है तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए हमें नौकरी नहीं मिल पाती। हाँ कि नहीं? सही बात है, हैं? और हम इसके लास्ट में पढ़ेंगे इसमें व्यवहारिक नीति शास्त्र। व्यवहारिक नीति शास्त्र, व्यवहारिक, अप्लाइड, इसे कहते हैं हम अप्लाइड एथिक्स। ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं लिखवाता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मिटा दूं इसको, थोड़ा सा हम इसके अंदर कर लेते हैं। देखिए, जैसे एक वो बना लेते हैं चार्ट। देखिए, इसमें हम लिख देते हैं, वैसे आपका सदगुण भी जो है वो है सदगुण नीति शास्त्र। सदगुण नीति शास्त्र, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं, देखिए, आचरण आधारित, इसको हम कहेंगे प्रयोजनवाद या परिणामवाद। प्रयोजनवाद या परिणामवाद। हाँ जी। आप प्रयागराज से, खास प्रयागराज से ही हैं या आसपास कहीं से? अच्छा, हाँ, भदोही, सॉरी, वहाँ तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक। और इसके अंदर ये लिखिए यहाँ पे कर्तव्यवाद। कर्तव्यवाद। तो भदोही जो इलाका है वो वो अच्छा, सीतापुर के आसपास है क्या? लखनऊ से आगे हो गया। अच्छा अच्छा, पूर्वांचल, भदोही। अच्छा अच्छा, बनारस में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं। परिणामवाद, ओके, ठीक है। अब परिणामवाद के अंदर देखिए क्या क्या और हो सकता है। देखिए, परिणामवाद के अंदर हम देखिए, और इसकी जो, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें, स्वार्थवाद। स्वार्थवाद, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे सुखवाद, जिस चारवाका, ऋषि चारवाका की फिलॉसफी, ठीक है, चारवाक, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, विकासवाद, ठीक है, विकासवाद। और इसमें एक और हम कर लेते हैं, आत्मपूर्णतावाद। आत्मपूर्णतावाद। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से जो ये वाला हम कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो व्यवहारिक वाला, और ये जो अधि नीति शास्त्र, मेटा एथिक्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक फिलॉसफी के उसके अंदर चला जाता है, हैं? वो मतलब वो कहना चाहिए जो हार्डकोर जिन्होंने फिलोसफर बनना होता है ना, वो है। लेकिन हम उसके बारे में ब्रीफली हम कर लेंगे कि ये मेटा एथिक्स होता क्या है, ठीक है। आत्मपूर्णतावाद, ठीक है। अब इसको तो, जो कर्तव्यवाद है, इसको हम कहते हैं परिणाम निरपेक्षता। हाँ, ये डियोंटोलॉजी है, ये टेलियोलॉजी है, ये हुआ, ठीक है। कंजिक्वेंशलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ये है डियोंटोलॉजी, ठीक है। प्रणाम, यानी परिणाम निरपेक्षता का मतलब है परिणाम पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कर्तव्य पे ध्यान देना है। यहां पे परिणाम पे ध्यान दिया जा रहा है। निरपेक्षता का मतलब, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गीता का निष्काम कर्मयोग। गीता का निष्काम कर्मयोग,
तो वहीं बनारस के आसपास ही मिर्जापुर भी, आई थिंक मिर्जापुर भी वहीं आसपास ही है, जौनपुर के पास। वहां पे उसके वहां के एक गांव के आधार पर एक टेलीफिल्म बनी थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इस्माइल पिंकी, जिसमें होट जिसमें होते हैं ना, इसको ले, जिसको अवार्ड मिला था, ग्रामी अवार्ड। जिस जिस साल सलाम बॉम्बे को अवार्ड मिला था, उसी साल इस्माइल पिंकी को भी मिला था। तो वो जो पिंकी लड़की थी, वो ओरिजिनल स्टोरी थी, जो होट कटे बच्चों के बारे में थी, कि उनको कैसे नॉर्मल जीवन कैसे ऑपरेशन करके उन्हें सामान्य बनाया जा सकता है। तो गीता का निष्काम कर्मयोग, कांट का कर्मवाद सिद्धांत, कांट, इसे कांटिज्म भी कहते हैं, कांट का कर्मवाद, ठीक है। इसे यहाँ पे हम गांधी जी को भी शामिल कर सकते हैं, गांधी जी का सिद्धांत, क्योंकि गांधी जी भी जो है ना, वो कहते हैं कि भाई अहिंसा का रास्ता अपनाइए, गांधी जी का सिद्धांत, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्यवहारिक, व्यवहारिक, या आप इसे कहते हैं कैसे, इसे साथ में और अधिकार आधारित, आधारित नीति शास्त्र, ये एक तरह का आधुनिक नीति शास्त्र कह सकते हैं, अधिकार आधारित नीति शास्त्र, गांधी जी का सिद्धांत। ठीक है, कर्मवाद, कर्मवाद सिद्धांत, ये मैं मिटा दूं, लिख लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, अधिनीति शास्त्र। हाँ लिख लो, पहले लिख लो, कर लो, मैं अभी लिखवा नहीं रहा। व्यवहारिक नीति शास्त्र, अधिकार आधारित, अधिकार, जैसे ह्यूमन राइट, गीता का निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, कांट का कर्मवाद, गांधी जी का सिद्धांत। एक गांधी जी के सिद्धांत के बारे में देखिए, हम बता दें आपको, गांधी जी ने कहा, ये वाले लोग ये कहते हैं कि अगर हमने हिंसा का सहारा लिया होता तो हमें आज़ादी जल्दी मिल जाती, आज़ादी जल्दी मिल जाती तो हो सकता है हमारा आर्थिक विकास बहुत और पहले हो जाता। गांधी जी ने कहा नहीं, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो हिंसा पर आधारित हो। कांट, कांट, कांट का कर्मवाद, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें हिंसा को माध्यम नहीं बनाना, बेशक आजादी देर से मिल जाए, हम सिद्धांतों पे शिक्षा समझौता करके आजादी लेंगे तो बाद में देश के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी, फिर तो वायलेंस ही आधार हो गया, वायलेंस ही सहारा हो गया। तो हर कोई वायलेंस को जस्टिफाई करेगा आजादी के बाद भी, हिंसा को जस्टिफाई करेगा। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान का उदाहरण दें, जिस समय भारत आजाद हो उस समय पाकिस्तान भी आजाद हो गया। पाकिस्तान हिंसा पर और सांप्रदायिकता के आधार पर बना, भारत ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा अब नहीं स्वीकार किया, मजबूरी में हमें बांटना पड़ गया, तो उसने हिंसा करके ले लिया। आज तक वहां पे एक भी व्यक्ति 5 साल प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, ये हिंसा की वजह से ही है। देखिए वहां पे जो आर्मी है, बिना आर्मी के हस्तक्षेप के वहां कोई सरकार काम नहीं कर सकती।
हमारे यहाँ आर्मी जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा, जब अपने बैरक से नहीं निकलेगी बाहर, आर्मी विद्रोह नहीं करेगी। वहां पे आर्मी ने ना जाने कितनी बार विद्रोह कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। परवेज मुशर्रफ है, जियाउल हक है, बाद में आप भी देख रहे हैं अभी इस समय इकोनॉमी जो है, इस समय का जो आर्मी चीफ है मुनीर पाकिस्तान का, उसने अपने हाथ में ले लिया है। अब इमरान खान जो पॉपुलर हो गए उधर, आज उनकी हिंसा की वजह से उनकी पार्टी अब लगभग समाप्त है। तो आप समझ रहे हैं, माध्यम अगर सही हो तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। माध्यम अगर आपने गलत अपनाया, अब देखिए जैसे आए एक बैट्समैन आया ना, देख बैट्समैन क्या नाम है उसका, यादव, सूर्य कुमार यादव, वो हमें मनोरंजन तो करता है, इधर से आगे इधर छक्का मार दिया, इधर से मार दिया, लेकिन टेस्ट मैच में या 50-50 में शायद उसको जगह ना मिले, सिर्फ T20 तक रह जाए, सिर्फ T20 तक रह जाए। वो भी चाहिए ना, स्टाइल भी तो चाहिए, हर तरह का गेंदबाज मिलेगा आपको, हर तरह का होगा, हमेशा एक जैसा तो नहीं। तो एक अगर आप एक ही तरह की टेक्निक अपनाएंगे तो जो टीम मैनेजमेंट, जो विरोधी टीम है, वो आपकी कमजोरी से पता चल जाएगी, आगे वो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, हो गया, चलें आगे। लिखिए अधि, नीति शास्त्र, अधि नीति शास्त्र, जिसे हम कहते हैं मेटा एथिक्स। लिखिए मेटा एथिक्स, मैंने पहले भी लिखवाया है ना आपको, मेटा एथिक्स। यह अपने आप में, लिखिए इसके बारे में, यह अपने आप में सामयिक, समसामयिक विचार धारकों का समूह है, विचारधारकों का समूह है, जिसमें जिसमें किसी व्यक्ति को कैसा नैतिक आचरण करना चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति को कैसा नैतिक आचरण करना चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति को कैसा नैतिक आचरण करना चाहिए, के विश्लेषण के बजाय करना चाहिए, के विश्लेषण के बजाय नैतिक कॉमा कॉमा नैतिकता अपने आप में क्या है, नैतिकता अपने आप में क्या है का विश्लेषण करता है, नैतिकता अपने आप में क्या है का विश्लेषण करता है। नैतिकता अपने आप में क्या है, ठीक है। इसको देखिए इस तरह समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि इसका ये आचरण नैतिक है और ये अनैतिक है, ठीक है, लेकिन ये मेटा एथिक्स वाले कहते हैं ये नैतिकता होती क्या है, ये अनैतिकता होती क्या है, ये और गूढ़ विषय की तरफ और गूढ़ रहस्य की तरफ घुस रहे हैं कि हमें बताओ नैतिकता है, किन कारणों से आप ये मान रहे हैं कि ये नैतिकता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो यूपीएससी आपको फिलोसफर बनाना नहीं चाहता, वो क्योंकि फिलोसफी का एग्जाम ही नहीं है, फिलोसफी के कुछ भाग लिए गए हैं इसके अंदर जिसको में पेपर 4 बनाया गया है, तो हम चाहते हैं इसमें आचरण की बात होती है, क्या सही है क्या गलत है, समाज को क्या स्वीकार्य क्या स्वीकार्य नहीं है, क्या सही कदम होगा क्या गलत कदम होगा, इसके इर्द गिर्द सारा पेपर इस पे घूम रहा है, टिका हुआ है।
ठीक है, वो रहस्य में नहीं जाना, हमने रहस्यवादी नहीं बनना, हमने किसी गूढ़ उसके अंदर नहीं जाना, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं ताकि एक दो लाइन के अंदर से हम समाप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यह पता लगाया जाता है, इसमें यह पता लगाया जाता है इसमें यह पता लगाया जाता है कि नीति शास्त्र से जुड़े पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दों एवं पारिभाषिक शब्दों शब्दों एवं मान्यताओं शब्दों एवं मान्यताओं के वास्तविक अभिप्राय क्या हैं? ये वास्तविक अभिप्राय क्या हैं? वास्तविक अभिप्राय, ठीक है ना, कि नैतिकता का अभिप्राय क्या है, अनैतिकता क्या है, मूल्य का अभिप्राय क्या है, ये इन तरह की बातें कर, इसका जो विषय वस्तु वो यही है बस, ठीक है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इस पेपर में पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये हार्डकोर जो फिलॉसफी है उसका हिस्सा है ये। आगे लिखे, अब आप पढ़िए, मानकीय नीति शास्त्र क्या होता है, क्या है मानकीय नीति शास्त्र? मानकीय नीति शास्त्र, इसको जरा ब्रीफ में समझ लीजिए और पढ़ कर लिए। मानकीय नीति शास्त्र, इसमें आचरण को आदर्श बताया जाता है, इसमें आचरण को आदर्श बताया जाता है, अर्थात आचरण को आदर्श बताया जाता है, अर्थात मानव आचरण कैसा होना चाहिए, अर्थात मानव आचरण कैसा होना चाहिए, इस तथ्य की विवेचना की जाती है। मानव आचरण कैसा होना चाहिए, इस तथ्य की विवेचना की जाती है। इस तथ्य की विवेचना की जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे हम इसमें अगर उदाहरण से समझें इसको, जैसे यहाँ पे रुद्र सिंह नए आए हैं, ठीक है, अब आपने देखा होगा कॉलेजों के अंदर कोई नया स्टूडेंट आता है तो पुराने स्टूडेंट उसके साथ क्या करते हैं, हैं क्या करते हैं? रैगिंग करते हैं। रैगिंग इस हद तक, हालांकि रैगिंग इलीगल है, रैगिंग इस हद तक चली जाती है कि बच्चा जो है नाम कटवा लेता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे ऐसे देखा गया कि आत्महत्या कर ली बच्चे ने, इतना परेशान। लड़कियों के साथ बहुत ही भद्दी रैगिंग, इसलिए इसको वो माना जाता है, ठीक है। ये तो कोचिंग है तो यहाँ पे तो रैगिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि मानव आचरण कैसा हो इसका अध्ययन किया जाता है, कि गैर कानूनी होते हुए भी हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में रैगिंग अभी भी चल रही है। आटे में नमक चल जाता है, चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप नमक में आटा मिलाते हैं, इसका मतलब कि पानी सर से ऊपर हो गया, वो वाली जो घटनाएं होती हैं फिर वो न्यूज़ में आ जाती हैं, और फिर जो रैगिंग कर रहे होते हैं उनका करियर भी चौपट हो जाता है। हो जाता है ना? क्लियर है? ये देखिए, तो हमें मानव आचरण इसलिए कदम कदम पे बताया गया है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, समाज में कैसा होना चाहिए, घर में कैसा होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, एज ए फैमिली मैन कैसा होना चाहिए, देश के लिए कैसा होना, ये सारी चीज़ें जो है आचरण, इसके पे हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आचरण युक्त प्रशासन हो जाए, आप जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो
है ग्रहण कर लें, निश्चित रूप से आपके आचरण में पहले के मुकाबले बदलाव नजर आएगा। लेकिन नेक्स्ट, वास्तव में यह उस कसौटी की खोज है, अगले पॉइंट में लिखिए लाइन में, वास्तव में यह उस कसौटी की खोज है, यह उस कसौटी की खोज है जो किसी व्यवहार के औचित्य का परीक्षण करता है, जो किसी व्यवहार के औचित्य, औचित्य, औचित्य का परीक्षण करता है। ठीक है, औचित्य समझते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं जस्टिफिकेशन। भाई जैसे उदाहरण के तौर पर, भाई आपने एक दिन की आप मुझसे दिहाड़ी मांग रहे हो, जी मुझे 800 रुपये चाहिए, आपने काम किया है 3 घंटे के बराबर, तो इस पैसे का औचित्य क्या हुआ? ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, मानकीय नीति शास्त्र मानकीय नीति शास्त्र कुछ मानकों पर, मानकीय नीति शास्त्र कुछ मानकों पर आधारित, कुछ मानकों पर आधारित नैतिक सिद्धांतों की भी रचना करता है, नैतिक सिद्धांतों की भी रचना करता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी, नैतिक सिद्धांतों की भी रचना करता है जो कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं, नैतिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी उदाहरण से समझ लीजिए, देखिए बिना उदाहरण के मजा आता ही नहीं है। ठीक है, आपको ये उदाहरण ना किसी किताब में मिलेंगे ना किसी और की क्लास में मिलेंगे, ये बता दो। देखिए आपने, देखिए एक बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, छोटी 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 स्टोरियां होती हैं जिसमें कहा जाता है कि इसके पीछे अभिप्राय है या इसकी सीख क्या मिलती है। एक आपने पढ़ी होगी, लालच बुरी बला है? ठीक है, एक तालाब के या नदी के किनारे कुत्ता दौड़ता चला जा रहा है, उसके मुंह पे क्या है? एक उसके मुंह पे जो है रोटी का टुकड़ा है। अब यहां पे वो अपनी परछाई देख रहा है, उस परछाई में भी कुत्ता और रोटी नजर आएगी, आएगी ना? तो कहता है कि क्यों ना मैं इससे भी छीन लूं, तो मेरे को तो डबल फायदा हो जाएगा। वो उसमें झपट पड़ता है, जो उसके हाथ की है वो भी उसमें चली जाती है, पानी में गिर जाती है। अब वो पछताने के अलावा कुछ नहीं है। ये हालांकि रियल में नहीं हुआ है, लेकिन ये सिखाने के लिए है कि लालच बुरी बला है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी पिले ना आधी पावे। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, यानी जो आधी थी वो भी गई, पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। ये एक एक चीज का मीनिंग है, जो मुहावरे लोकोक्ति हमारे देश में हैं, जो कहावतें हैं, उसके बड़े गहरे मीनिंग है। ये सारा नीति शास्त्र उसी से है। हमारे देश में नीति शास्त्र कूट कूट के भरा हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, रुद्र सिंह तुम्हें दिल्ली में आए हुए कितना टाइम हो गया है? 3 to 4 मंथ। तो 3 to 4 मंथ से आप क्या कर रहे हैं? सच पूछूं तो मैं, कोई बात नहीं करेगा आपस में, आपने जगह जगह जाके ट्राई भी किया होगा कि कहाँ, है ना? डेफिनेटली होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कहीं पर बहुत भीड़ भाड़ भी होगी, कहीं पर कम बच्चे होंगे, कहीं पर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं देखो हम तो खुल के बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन देखिए, क्योंकि हमें है ना, देखिए
अब यहाँ पर जो बेशक संख्या कम है, इसका फायदा सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि हर एक के साथ पर्सन टू पर एक बात हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है। ये जो क्लास है वो इंटरेक्टिव है, यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं तो हर एक से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं किसी को आराम से बैठने नहीं देता, इसलिए सारे घबराए रहते हैं। और जो यहाँ पे आते में जब बुलाता हूँ तब तो और ही घबरा जाते हैं यहाँ पे आने पे, ठीक है। तो उसका फायदा क्या होगा कि आपको जब पर्सनल अटेंशन मिलती है तो आपकी अपनी कमियां पता चल जाती हैं और उस कमियों पे हम काम कर सकते हैं। देखिए अब लिखिए सद्गुण नीति शास्त्र, नेक्स्ट इसमें देखिए रुद्र सिंह बहुत स्मार्ट है, इसका आंसर आपने समझा नहीं, इसने बहुत स्मार्टली आंसर दिया है कि सर आप तो सब अच्छे से जानते ही हैं। सद्गुण नीति शास्त्र, सद्गुण नीति शास्त्र, सद्गुण लिखिए इसके बारे में, साथ के साथ लिखते यही, ये नहीं कि जब मैं कुछ और आगे बोलूं तब आप पिछला लिखना शुरू करें। हाथ के हाथ लिख लिया करो। आप ये सोचते हो कि पहले कुछ मजा ले लूं फिर बाद में लिखूंगा, नहीं। लिखिए सद्गुण नीति शास्त्र, नैतिकता का निर्णय इस बात से होगा, नैतिकता का निर्णय, नैतिकता का निर्णय इस बात से होगा कि सद्गुणों से युक्त व्यक्ति, कि सद्गुणों से युक्त व्यक्ति युक्त सद्गुणों से युक्त व्यक्ति उसके संबंध में क्या निर्णय करता है, उसके संबंध में क्या निर्णय करता है। उदाहरण के लिए क्या निर्णय करता है, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति में, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति में न्याय का सद्गुण है, अगर किसी व्यक्ति में न्याय का सद्गुण है, न्याय का सद्गुण है, तो जटिल से जटिल परिस्थितियों में, तो जटिल से जटिल परिस्थितियों में जटिल से जटिल परिस्थितियों में उसका कार्य न्यायपूर्ण ही होगा, परिस्थितियों में उसका कार्य न्यायपूर्ण ही होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर आप में न्याय का सद्गुण है, अब मैं आपको वर्तमान परिस्थिति के साथ जोड़ देता हूं जो आपके लिए शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। अगर आपके अंदर न्याय का सद्गुण होगा तो आप अपनी बहन को संपत्ति में से आधा हिस्सा दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। देखिए सुना ही नहीं आपने। अगर न्याय का सद्गुण होगा तो उस वजह से आप अपनी बहन को संपत्ति में से आधा हिस्सा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, आप ईमानदारी से देने वाले तो बने, आप पहले से क्यों कह रहे कि नहीं देंगे, है ना। वो देखिए क्योंकि कानून बन चुका है कि पिता की संपत्ति में जो लड़कियों का है, बेटियों का है, बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन समाज उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब समाज में न्याय का सद्गुण नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है। देखो इससे ज्यादा मैं आपको साफ खुल के बात कौन कर सकता है कि उसमें नहीं है। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मुझे मुझे ही अनैतिक मान लिया जाता है कि देखो जी ऐसा होता है कोई, है। अच्छा अगर मैं अपनी
धर्म पत्नी को ऐसा कहूं तो कह देगी आप तो लालची हो, अब तो वहां से चाहते हो। ठीक है, ऐसा देखो इस तरह का समाज बना हुआ है। लेकिन इस समय समय की मांग क्या है? समय की मांग क्या है कि ना तो दहेज दो ना दहेज लो। जो आप अपना जो भी कमाया अपनी मेहनत से, उसमें अपने बच्चों को आधा आधा बांट दो, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। लेकिन लड़कियों के मामले में अभी भी समाज सहज नहीं है, उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो ने प्लेटो ने बुनियादी मानव सद्गुणों के बारे में चर्चा की है। बुनियादी मानव सद्गुण के बारे में मानव सद्गुणों के बारे में चर्चा की है। बुनियादी मानव सद्गुणों के बारे में चर्चा की है, जैसे समझदारी, साहस, संतुलन तथा न्याय। देखिए, समझदारी, साहस, संतुलन तथा न्याय। अब इसमें आपको बाकी सब तो समझ में आ रहा है, ये तो आप बचपन से सुनते आए हैं, ये भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं, ये भी सुना होगा। संतुलन, तो इस संतुलन से क्या संबंध है? संतुलन किस चीज का संतुलन? किसी चीज का बराबर, और कोई? जिसमें इस संतुलन में ये कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है। अति, ज्यादा खाना खा लेना भी बुरा है, बिल्कुल ना खाना भी बुरा है, दोनों ही अति हैं। इसके बीच में संतुलन, ठीक है ना। जरूरत से ज्यादा परोपकार भी बुरा है, परोपकार ना करना भी बुरा है, इनके बीच में संतुलन बनाना। परोपकार, वही मैंने कह दिया ना कि अगर अपनी नुकसान की कीमत में नैतिक बनोगे, गड़बड़ हो जाएगी। भाई हमारा अपना हित भी तो जरूरी है या नहीं? स्वहित और परहित के बीच में संतुलन करना, परहित और स्वहित के बीच में संतुलन करना, ये है। देखिए, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल इसमें एक कोट दिया था कि ऐसा कमाने के लिए ही अगर व्यापार कर रहे हैं और उसमें समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये अनैतिक ही होगा। ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट, अरस्तु ने अरस्तु ने अच्छे या बुरे की अति से, अरस्तु ने अच्छे या बुरे की अति से बचने का गोल्डन रूल बताया। अरस्तु ने अच्छे या बुरे की अति से बचने का, अति से बचने का गोल्डन, अति से बचने का गोल्डन रूल बताया। गोल्डन रूल, नियम, रूल, यस, रूल लिख लीजिए या नियम लिख लीजिए, नियम बताया, रूल बताया। ठीक है, यानी अपने हित की कीमत पर, लिखिए उदाहरण में लिख लीजिए, अपने हित की कीमत पर अपने हित की कीमत पर अत्यधिक परोपकारिता, अपने हित की कीमत पर अत्यधिक परोपकारिता से बचना,
अत्यधिक परोपकारिता से बचना, साथ ही अपने लिए अत्यधिक मौज मस्ती से बचना, साथ ही अपने लिए अत्यधिक मौज मस्ती से बचना। लिख लो, अपने लिए अत्यधिक मौज मस्ती से बचना। बुद्ध दर्शन में भी मध्य मार्ग की बात की गई है। बुद्ध दर्शन में भी मध्य मार्ग की बात कही गई है। मध्य मार्ग समझ रहे हैं, हम आगे करेंगे, चिंता मत करो, करेंगे। मध्य मार्ग क्या है? मध्य मार्ग की बात कही गई है। मध्य मार्ग वही संतुलन बनाने की बात कही गई है। अब देखिए, अत्यधिक मौज मस्ती का परिणाम ही तो है जो आपके लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है, लिखने में, पढ़ने में, समझने में। समझ रहे? देखिए, जो दोस्तों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला, मौज मस्ती हो रही है, मर्जी चले, कोई टोकने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा। अभी आ रहे हैं कहते कहते ना जाने कितना टाइम लगा दिया। इसमें आपने खोया है, पाया क्या? दुनियादारी की जरूर समझ ले ली होगी, लेकिन अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कुछ खोया है, जिसके लिए आपको इस समय जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। आप भी औरों की बराबरी चाहते हैं, औरों से आगे जाना चाहते हैं, तो वो जो आपका जड़ में थोड़ी खाद पानी नहीं जा पाया, अब उस पर काम करना, वो भी हमें साथ में ध्यान में रखना है। जड़ों में खाद पानी जाने से रह गया ना ये, देखिए, जिसकी, क्योंकि हम मानव हैं, हमारे पास विकसित दिमाग है, हम उस कमी को मेहनत से पूरा कर सकते हैं। आपने देखिए, मैंने क्या कहा था कि हमारा जो मन है वो बहाने ढूंढ लाता है। हमने जो भी कुछ कुकर्म किया है उसे बचाने के लिए हमारा मन ढूंढ लाता है। मन कि देखिए, वो भी जरूरी था, नशा करना भी जरूरी था, दोस्तों के साथ सिगरेट पीना भी जरूरी था, ये बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारा मन तो हमें डिफेंड करेगा ना। यही मनोवृत्ति हम ये पढ़ेंगे कि ये मनोवृत्ति का कार्य है कि हमारे फेस को बचाने का काम करता है। हमारी मनोवृत्ति फेस बचाने का काम करती है कि अंगूर खट्टे हैं, जब हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं, हमारे को लो फील होने से बचा दिया। देखिए, हमारे मन ने, ये देखिए, आपके मन ने बचा दिया कि देखिए वो भी तो जरूरी है, और आप खुश। लेकिन नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए। परिणामवाद। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? अच्छा अच्छा। इसका अर्थ है कि नैतिकता व अनैतिकता का निर्णय, इसका अर्थ है कि नैतिकता व अनैतिकता का निर्णय नैतिकता व अनैतिकता का निर्णय कार्य के परिणामों से तय होगा। कार्य के परिणामों से तय होगा, ना कि किसी निश्चित नियम से। कार्य के परिणामों से तय होगा, ना कि किसी निश्चित नियम से।
कार्य के परिणामों से तय होगा, ना कि किसी निश्चित नियम से। समझ में आ गया? नियम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? परिणाम। परिणाम महत्वपूर्ण है। कुछ भी, कोई भी माध्यम अपनाइए, कुछ भी तरीका अपनाइए, बस जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। आप कितनी भी नैतिक अनैतिक, सही है गलत है, ये शुभ है अशुभ है, पाप है पुण्य है, इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। परिणाम होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये परिणामों पर जोर करता है, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। अगर परिणाम सही अनुकूल है तो इसका मतलब सब कुछ सही था। नकल करना भी सही था, चीटिंग करना सही था, धोखेबाजी सही थी, बेईमानी सही थी। ठीक है, लेकिन ये इसका एक भाग है। हम इसे ये नहीं कह सकते अल्टीमेट नीति शास्त्र यही हो गया, नहीं। ये परिणाम, इसके जो इस थ्योरी को जिन्होंने किया है उनके अनुसार, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो है ना, इसमें जो परिणामवाद है, इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके अंदर किया। जैसे बेंथम है, ठीक है, वो लिखिए आगे, बेंथम मिल है। इसी में अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सामान्यतः अगर परिणाम शुभ, सामान्यतः अगर परिणाम शुभ शुभ है तो कार्य भी शुभ, अगर परिणाम शुभ है तो कार्य भी शुभ, अन्यथा अशुभ। अगर परिणाम मतलब हमारे अनुकूल नहीं तो इसका मतलब कार्य अशुभ था, ठीक है, अन्यथा अशुभ। अगर परिणाम शुभ है तो कार्य भी शुभ, अन्यथा अशुभ। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है, अगर हम इसको आपके इतिहास से जोड़ लेते हैं, औरंगजेब ने सत्ता में बैठने के लिए उसने अपने चारों भाइयों का कत्ल कर दिया, रास्ते से हटा दिया। सत्ता मिल गई तो सब कुछ शुभ था। अब आप उसे कहते रहो कि नहीं जी इसने भाइयों को मार दिया, भाइयों को मार दिया, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अब देखिए, जैसे महाभारत में युद्ध का नियम था कि इसके नीचे वार करना मना है, लेकिन कृष्ण ने कहा यहीं इसमें मारो, ये तो सारा इसके ऊपर वज्र का बना हुआ है, इसकी जंघा पे तो भीम ने वही किया, तब दुर्योधन मरा, नहीं तो नहीं मर सकता था। अब बाद में कहा गया कि भाई ये तो नियम के खिलाफ था, आपने क्या कर दिया? बलराम ने आगे कृष्ण से बोला, तो कृष्ण ने बलराम से कहा कि इसने कौन से नियमों का पालन किया था? इसने ही तो कहा था कि आज यहां पे बैठ जाए द्रौपदी। देखिए, समझ रहे हैं आप? देखिए, इसलिए बेशक पांडव उस महाभारत युद्ध में कौरवों से जीत गए, लेकिन वो पाप से वरी नहीं हुए थे। उन पर भी जैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष, सारे दोष लगे थे, जिसका उन्होंने पश्चाताप करने के लिए बाद में वो राजपाट छोड़ के जंगल भी गए, ठीक है। लेकिन शुभ और अशुभ बात वही हो रही है। लेकिन नेक्स्ट आप लिखिए, स्वार्थवाद। स्वार्थवाद, इसके थॉमस हॉब्स, इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। थॉमस हॉब्स हैं, इसके जो भी इसके विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, वो है थॉमस। स्वार्थवाद लिखिए जरा। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है, यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है, इस बात पर जोर देती है कि अपने हित को सर्वाधिक महत्व देना। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि अपने हित को सर्वाधिक महत्व देना, अपने हित को सर्वाधिक महत्व देना, क्योंकि
यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह तकलीफ से बचे, क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह तकलीफ से बचे। ठीक है, ये तो आपकी भी प्रवृत्ति होगी, सभी की होगी कि तकलीफ से बचे। ठीक है, लिखिए, यह उसके लिए मुश्किल होगा, यह उसके लिए मुश्किल होगा कि वह अपने हित को नजरअंदाज करे। यह उसके लिए मुश्किल होगा कि वह अपने हित को नजरअंदाज करे। हित को नजरअंदाज करे, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए अगर कोई, जैसे देखिए, चलिए लिख ही लीजिए, अगर जरूरी बिजनेस मीटिंग है, उदाहरण में, अगर जरूरी बिजनेस मीटिंग है, अगर जरूरी बिजनेस मीटिंग है तो सुबह जल्दी उठने में हर्ज नहीं होगा। तो सुबह जल्दी उठने में हर्ज नहीं है, नहीं होगा ना। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो क्या आप रोजाना सोते रहते, जितनी देर सोते वहीं तो सोते रहोगे? तो सुबह जल्दी उठने में हर्ज नहीं है। एक और उदाहरण कर लें ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, लिख ले, अगर कोई युवा लड़की, अगर कोई युवा लड़की मॉडल बनना चाहती है, अगर कोई युवा लड़की मॉडल बनना चाहती है ताकि वह, अच्छा बनना चाहती है, तो वह तो वह अच्छे स्वादिष्ट भोजन से दूर रहेगी। तो वह अच्छे स्वादिष्ट भोजन से दूर रहेगी ताकि दुबली पतली बनी रहे। तो वह अच्छे स्वादिष्ट भोजन से दूर रहेगी ताकि दुबली पतली बनी रहे। आपने सुना ही होगा जीरो फिगर। ठीक है, तो देखिए स्वार्थवाद है ना, देखिए उसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ता है ना। भाई आप भी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे नहीं कर रहे, इसमें आपको कितना स्वार्थ, कितना त्याग बलिदान करना पड़ रहा है, देर तक जागना, पढ़ते रहना, ये सब करना, सुध बुध खोज देना, वगैरह वगैरह, ना घर का खाना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, लगे हुए हैं, लगे रहना। कितनी देखिए, कभी आपने सपने में नहीं सोचा हुआ कि इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कि कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं एक यूपीएससी के एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, आज आपको बाएं हाथ का खेल लग रहा होगा, है। और अब देखिए यूपीएससी ने शीशा दिखा दिया, तुम कहाँ खड़े हो। उसकी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आप औरों को भी देखते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, भाई यार हमने तो अभी तो बहुत पीछे रह गए, हमें और करो, ये करो, ऐसे चलता रहता है, ये सब चलता है। स्वार्थवाद, देखिए इसी को हम, अपने स्वार्थ पे भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, हाँ क्या हुआ, नहीं लिख पाए? लिख लो लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं। जिसने नहीं लिखा है, कोई छूट गया है तो अब ये फटाफट लिख लो। इसके भी जरा हम गुण दोष कर लेते हैं, स्वार्थवाद के गुण, मतलब फायदे नुकसान क्या है, एक एक पॉइंट कर लेते हैं, गुण दोष, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। गुण में लिखिए, प्यास लगाई, लिखिए, स्वार्थ दूसरों को भी खुशी दे सकता है।
स्वार्थ दूसरों को भी खुशी दे सकता है। गुण, स्वार्थ दूसरों को भी खुशी दे सकता है। जैसे मुकेश अंबानी, लिखिए, जैसे मुकेश अंबानी का अपने हित में, मुकेश अंबानी का अपने हित में मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए रिफाइनरी उद्योग लगाना, रिफाइनरी उद्योग लगाना, रिफाइनरी उद्योग लगाना, लेकिन इससे लाखों को रोजगार मिलता है, लेकिन इससे लाखों को रोजगार मिलता है। लाखों रोजगार मिलता है, ठीक है। अब इसी में अगर हम दोष के, इसके सामने दोष में लिखें तो इसका दोष, दोष में हम लिखें मजदूरों का शोषण, मजदूरों का शोषण की संभावना हो सकती है, कॉमा, मजदूरों का शोषण, दोष में हम लिख रहे हैं, कॉमा, पर्यावरण की दृष्टि से भी हमेशा बेहतर विकल्प नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी हमेशा बेहतर विकल्प नहीं, क्योंकि स्वार्थ होगा तो वो स्वार्थ में ये नहीं दिखेगा कि भाई पर्यावरण का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, बस मुनाफा। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी हमेशा बेहतर विकल्प नहीं, कौमा, ना ही सामाजिक समावेश संभव, ना ही सामाजिक समावेश, सामाजिक समावेश, सामाजिक समावेश संभव। और इसी में लिख लीजिए ट्रिकल डाउन थ्योरी, हमेशा, हाँ उदाहरण में लिखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी हमेशा काम नहीं करती। जी, दोष के अंदर ही लिखना है, ट्रिकल डाउन थ्योरी हमेशा काम नहीं करती। हमने जो अंबानी लिखा उसके बाद जो दोष लिख रहे हैं उस दोष में ये हम दोषों की हमने लिस्ट बना दी। अब इसमें लिखा है सामाजिक समावेश संभव होने, इसका क्या मतलब है? आगे बढ़ने से पहले एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आप बाद में ढूंढते रह जाओगे, इधर दाग ढूंढते रह जाओगे। सामाजिक समावेश क्या है, जल्दी बोलिए। इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ ही चुके हो। समाज के सभी वर्गों को का ध्यान रखना, आर्थिक विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके इसका प्रयास करना। लेकिन अगर स्वार्थवाद हावी होगा तो सामाजिक समावेश संभव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ चुके हो। कितना? अरे इतने सारे तो मैं देख रहा हूँ लेक्चर उसमें हो चुके हैं, 50 लेक्चर हो चुके हैं। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी स्टार्टिंग में ही आपको बता दी गई होगी जब एडम स्मिथ के सिद्धांत के बारे में बात चल रही होगी। पूंजीवाद है,
हिंदी में भी यही है, ट्रिकल डाउन थे। ये इसे आप कहते हैं टपकन थ्योरी भी कह सकते हो आप, यानी रिसाव थ्योरी भी कह सकते हो इसे, रिसाव। क्या है ये रिसाव थ्योरी? हाँ बताओ, रिसाव थ्योरी क्या है, क्या पढ़ा है आपने? देखिए रिसाव थ्योरी ये कहती है, ये एडम स्मिथ की थ्योरी है कि बस उत्पादन करते जाओ, आर्थिक समृद्धि करते जाओ, उसका लाभ धीरे धीरे टपकते टपकते नीचे तक पहुंच जाएगा, छनते 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 नीचे तक पहुंच जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर है, जैसे कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई, चलिए हम इसकी बात कर लें, अरुणोदय आईएएस, ठीक है। अरुणोदय आईएएस एक बिजनेस है, ये मान सकते हैं, जितने भी कोचिंग चल रही सब बिजनेस ही है, ठीक है। कोई यहाँ पे ये तो नहीं समाज सेवा करने के लिए बैठा है, इतना पैसा खर्च करेगा तो वो तो काम क्या कैसे करेगा, उसको भी तो अपना घर चलाना है ना। इसके सारे, अब देखिए इसके, इसमें बिजनेस स्टार्ट करने में बिजली वालों को भी पैसा मिल रहा है, पानी वालों को भी पैसा मिल रहा है, पियोन को भी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले को मिल रहा है, टीचर को भी मिल रहा है, ये अपने आप नीचे तक पैसा जा रहा है ना। ट्रांसपोर्ट वाले को भी, कितने वाले आवाज लगाते हैं, बतरा 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 बतरा, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से पकड़ पकड़ के घसीटते हैं। कितना वहाँ पे ट्रैफिक है, कितना हुआ है, और सभी को काम मिल रहा होगा, सभी चक्कर लगा रहे होंगे, इधर उतारो इधर ले जाओ इधर उतारो, और बच्चों का पूरा महासागर है यहाँ पे, स्टूडेंट्स का, सब पीछे कंधा डाले दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं, ले जा ले आ रहे हैं। प्रयागराज में भी मैंने सिविल लाइन में देखा, सुबह सुबह 6-7 बजे से बच्चे थैला लगा के, और कोई कोई टोपी लगा के, अब आपने सीधी टोपी कर ली, ठीक है, लगा के, और भागे जा रहे हैं, सब तैयारी करने में लगे हुए हैं, बस किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ट्रांसपोर्ट वाले को भी पैसे मिल रहा होगा, अब आप कुछ खाएंगे पिएंगे, उसको वो पैसा खर्च करेंगे, वहां भी जाएगा पैसा। ये सब आप, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है ये। इस, यानी आपने 1,000 रुपये मान लीजिए इन्वेस्ट किया, तो इसका फायदा 10,000 तक लोगों तक पहुंच रहा है, वो फिर आगे खर्च करेगा, फिर वो आगे वो गेहूं लेगा, आटा लेगा, ये लेगा, फल लेगा, सब्जी लेगा, पैसा तो वो सर्कुलेट हो रहा है ना। ट्रिकल डाउन थ्योरी है ये मेरे साहब। लेकिन ये हमेशा काम करे जरूरी नहीं है। समाज के सबसे निचले वर्ग तक पैसा पता नहीं कब पहुंचेगा, तभी तो लोग हाशिए पर हैं। समाज के सबसे जो पिछड़ा वर्ग है, वहां तक तो ये पैसा पहुंचा ही नहीं है, आदिवासियों के पास तो पहुंच ही नहीं रहा। तो इसमें सरकार को आगे आना पड़ता है, और सरकार को अपनी व्यवस्था से वहां तक पहुंचाना पड़ता है, तब सामाजिक समावेश बनता है। यही है, समझ में आ गया? तो ये शास्त्र देखिए, ये बड़ी गहरी पढ़ाई है, ऊपरी ऊपरी किताबों की पढ़ाई नहीं है। किताबों है पढ़ करके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना किताबें पढ़ के। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक नहीं आएगा बात। किताब बेशक कोई मत खरीदो, तब भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये इसका इस्तेमाल करना है, इसको इसके अंदर गहराई में उतारना है, कंसेप्ट उतारना है। ये कीवर्ड है, सामाजिक समावेश कीवर्ड है। अगर आपको इसका मतलब समझ में आया होगा, तब तो आप अपने आंसर में इसे लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में पता हो तो आपसे ट्रिकल डाउन थ्योरी लिखने से ही एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर आप ही को समझ में नहीं आया तो आप लिख ही नहीं पाओगे, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी ध्यान में आएगा ही नहीं। चलिए आगे, आगे देखिए, सुखवाद। जब आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, अपने आप लिंक हो जाता है, क्योंकि ये जीएस है। तो सुखवाद में हम इसे चारवाक, ये हमारे देशी ऋषि हैं, देसी। विदेशी जो हैं एपिक्यूरस। सुखवाद
ठीक है। सुखवाद क्या कहता है? मूलतः हम सुखों की कामना ही करते हैं, जिंदगी में कोई दुख ना आए, बस सुख ही सुख मिलता रहे। उसके लिए हम ना जाने क्या क्या करते हैं, भगवान को मस्का भी लगाते हैं कि भगवान कोई जीवन में कोई दुख मत दे देना। देखिए, आप जो कहो करने के लिए तैयार हैं, जितनी नाक रगड़ोगे नगर रगड़ने को तैयार हैं, लेकिन दुख मत दे देना। दुख से हम डरते हैं, दुख के लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है, बस सुख 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 सुख। जबकि हम जानते हैं अगर धूप होती है तो छाया भी होती है, दिन निकलता है तो रात भी होती है, सुख है तो दुख भी आएगा। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का महत्व खत्म हो जाएगा, अगर दुख नहीं आया तो सुख का महत्व खत्म हो जाएगा है। सुख का मजा ही तब आता है जब दुख आया हो। दुख के बाद जब सुख आता है उससे बड़ी राहत मिलती है, राहत की नींद आती है। जब आपने मेहनत की होती है उसके बाद रात में जो आराम करने का जो मजदूर को मजा आता है ना, वो आप दिन में सोकर भी नहीं ले सकते। हर दिन सोते रहो मजा नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करके जो आराम मिला है उसके तो कहने ही क्या, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जो चैन की नींद है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए दोनों जरूरी हैं। लिखे, प्रत्येक व्यक्ति मूलतः प्रत्येक व्यक्ति मूलतः अपने सुखों का आकांक्षी है, आकांक्षी होता है, आकांक्षी होता है। होता है मूलतः अपने सुखों का आकांक्षी होता है। अतः उसे प्रत्येक स्थिति में, अतः उसे प्रत्येक स्थिति में उसी विकल्प का चयन करना चाहिए। अतः प्रत्येक स्थिति में उसे उसी विकल्प का चयन करना चाहिए जो उसे अधिकतम सुख प्रदान करे। विकल्प का चयन करना चाहिए जो उसे अधिकतम सुख प्रदान करे। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार आनंद ही जीवन की सच्चाई है। इस विचारधारा के अनुसार आनंद ही जीवन की सच्चाई है। पहले लिख लो फिर मैं पूरा कर लें, फिर मैं आपसे कहूंगा तो आप मुझसे पूछना। आनंद ही जीवन की सच्चाई है जो उसे अधिकतम सुख प्रदान करे, जो उसे अधिकतम सुख प्रदान करे, जो उसे अधिकतम सुख प्रदान करे। इसे भोगवादी विचारधारा भी कहते हैं। भोगवादी, इसे भोगवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इसे भोगवादी विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो चारवाक क्या कहते हैं? खाओ पियो मौज करो, कोई परलोक नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, सब आपको ये बेवकूफ बना रहे हैं। जो कुछ है वो यही है। अब एक तरह दिखाए तो सही भी है, एक तरह दिखाए तो ठीक भी है। ये तो हमने जो स्वर्ग नरक लोक परलोक और ये सब जो हमने कल्पना की है वो इंसान को डराने के लिए की है कि इंसान जो है डर के अपना आचरण सही रखे, गलत काम ना करे। क्योंकि जो गलत काम करेगा उसे गलत
उसका फल भुगतना पड़ेगा। यह है गीता का ज्ञान। कर्म करिए या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये हमारे दिमाग में डाल दिया है तो हम डरे रहते हैं। ओए, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला कुछ गड़बड़ कर देगा देखिए। और जैसे ही आपने लापरवाही बरती और कुछ हो गया तो आपको बताने वाले आ जाएंगे। हमने कहा था ना कि देखिए बिल्ली रास्ता काट गई, मत जा मत जा, अब भुगत तू, ठीक है, इसी तरह। लेकिन चारवाक कह रहा है कुछ नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं है। मरने के बाद कौवे को रोटी खिलाने से कोई जो आपके बुजुर्ग हैं उनको थोड़ी खाना मिल जाता है? अभी आप श्राद्ध पक्ष करने जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? हैं, करते हैं ना, 15 दिन वही दिन आते हैं ना। तो ये कहते हैं, चारवाक तो यही कहता है कि जीते जी तो आपने कुछ उनको ध्यान नहीं दिया। अब आप अगर उनको रोटी खिलाने से, अगर कौवे को रोटी खिलाने से अगर रोटी वहां मिल रही होती तो फिर तो कोई भी आदमी जो है कोई करता है और वो तो वहां तक भगवान तक सीधा पहुंच गया होता। ये सारी चीजें सुखवाद की बात है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हेडोनिज्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेडोनिज्म। सुख वही इंपॉर्टेंट है, यानी भोग विलास का जीवन अगर उधार लेकर भी मौज मस्ती करनी पड़े तो कर दो। अब हर चीज के फायदे नुकसान तो हैं देखिए। अब आप अकेले तो है नहीं, आपके ऊपर डिपेंडेंट ऑन है। अगर आपने भोग विलास का जीवन किया और उधार में जीवन जी रहे हैं तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? उन्हें कौन पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? तो इसमें फिर ये कहा गया है कि इंद्रिय नियंत्रण तथा ब्रह्मचर्य से इंद्रिय नियंत्रण करके संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। गोल्डन रूल कह रहे हैं, अति ना करें। ये अति की बात कर रहा है। एंजॉय, कोई आत्मा वात्मा कुछ नहीं होते, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? हैं, देखिए हमारे देश की खूबी तो ये है, अगर लोग अलग अलग मत रख रहे हैं तो इसका मतलब कोई गला काटने वाली बात नहीं हो रही उस समय भी। अब आप देखिए, जो राक्षस थे उनके भी ऋषि बड़े पहुंचे हुए होते थे, और जो देवता थे उनके भी ऋषि होते थे। लेकिन है तो ऋषि, सब अपने अपने विचार कर रहे हैं, लेकिन उन विचार के लिए टॉलरेंस है। चार वाक भी उसी समय के हुए हैं जिसका आपको इतिहास मुश्किल है मिलना। उनके जो फॉलोवर थे उन्होंने उस विचारधारा को बढ़ाया। तो ये विचारधारा मिल करके ही ये सारे संतुलन बनाते हैं। जैसे आज भारत में ही ये संभव है कि कोई ये कहे कि कोई नेता कह रहा है कि रामायण को जला दो, इसके अंदर ये चौपाई है, ये है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। साउथ में कह रहा है कि देखिए सनातन धर्म को नष्ट कर दो, तभी ये कैंसर की तरह है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीति उसी पर टिकी हुई है। आपको बिहार में, यूपी में जो आपके मौर्य साहब हैं, क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामायण जलाने की कोशिश की थी। ऐसा पहले हमने कभी सुना नहीं है। वो आज लिखा है, पहली बार लिखा है, वो तो कब से लिखा है, और उस पर अमल कौन कर रहा है? कोई नहीं करता। आज तो आधुनिक शिक्षा आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात तो हम तो वो किताबें पढ़ते ही नहीं है। आप जितने भी बैठे हो, मुझे नहीं लगता किसी ने गीता पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता किसी ने महाभारत पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता किसी ने वेद पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी ने रामायण पढ़ी होगी। जो सुनते आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत सुन ले, उसी से हमारा ज्ञान बना हुआ है या नहीं? तो जब वो है ही नहीं, जब हम उसे, देखिए मुस्लिम समाज में कुरान पढ़ना कंपलसरी है, हर बच्चे को, हर मेंबर को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मदरसे जाना पड़े। अगर मदरसा नहीं जा रहा है तो कोई धार्मिक गुरु आके घर में पढ़ाएगा। हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है। तो जब कंपलसरी नहीं है, जो पढ़ने में नहीं आ रहा, वो अमल कैसे होगा? और जो उस समय की कालखंड परिस्थितियां कुछ और थी, आज तो नहीं है। आज तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा।
लेकिन हम उसे याद दिला रहे हैं, देखो 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 ये लिखा था इसके अंदर, ये किया है, ताकि समाज को बांटा जा सके और अपने मतलब के वोट लिए जा सकें। सीधा सा खेल ये है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। जब यही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में था तब तो इसे याद नहीं आया। इससे पहले मायावती की उसमें भी था, जगह जगह इसने चुग्गा तो खाया है ना हर जगह। अचानक से उसे समाजवादी पार्टी में जाने, तो हमें देखिए मतलब ये है, लेकिन फिर भी काट तो नहीं हो रहा कि हम इसे किसे गला काट देंगे, ये कर देंगे, जैसे कि नुपुर शर्मा के केस के अंदर हुआ था कि उसमें कितने लोगों का गला काट दिया। हमारा देश जो है इस मामले में समाज टॉलरेंट है, दूसरों के विचारों को भी करता है, और तर्क के साथ उसके साथ आर्गुमेंट करना, तर्क के साथ। लिखिए आगे, तकलीफों का ना होना, नेक्स्ट पॉइंट, तकलीफों का ना होना ही महानतम सुख या आनंद है। तकलीफों का ना होना ही महानतम सुख या आनंद है। तथा तकलीफों से मुक्ति ही लंबे समय तक आनंद देती है। तकलीफों से मुक्ति ही लंबे समय तक आनंद देती है। तकलीफों से मुक्ति ही लंबे समय तक आनंद देती है। अब इसमें जैसे हमने गांधी जी का, ओ सॉरी, महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग पढ़ा था, इसके अंदर एक लाइन लिख लीजिए, गांधी जी ने क्या कहा है। गांधी जी इंद्रिय नियंत्रण, गांधी जी इंद्रिय नियंत्रण तथा इंद्रिय नियंत्रण तथा ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। इंद्रिय नियंत्रण तथा ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। ठीक है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह हो गया कि जो भोग विलास वाला जीवन हमारे देश के कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमारा जो समाज है वो कर्तव्य परायण वाला समाज है, कि अपने कर्तव्य का निर्वाह किया जाए। ठीक है, इसलिए हमने ये पढ़ा, सुखवाद क्या कहता है हमने समझा। सुखवाद को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन सबको मिलाकर के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको जीवन में आत्मसात करना और उसके हिसाब से निर्णय लेना। कोई अगर दुविधा आई है तो उसमें करना। आगे लिखिए, उपयोगितावाद। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उपयोगितावाद। बेंथम मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इसके वो हैं बेंथम मिल, जिन्होंने इस विचारधारा को, बेंथम, इन्होंने इस विचारधारा को डेवलप किया है। और ये मिल है जॉन स्टुअर्ट मिल। हाँ हाँ, बेंथम। हाँ, क्या वो, क्या चाहिए, क्या समझ नहीं आया। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते थे। हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे थे। जमीन आसमान का फर्क है। मोक्ष होता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति ले मिलना। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलना मोक्ष है। सुख क्या है, वो इच्छाओं की तृप्ति करना सुख है। इस इच्छाओं की तृप्ति के लिए, इन इच्छाओं की वजह से
हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान बार बार जन्म लेता है। 84 लाख योनियां हैं। विश्वास है, तर्क के आधार पे नहीं कह सकते। 84 लाख योनियों को मैं एक बार को इसे सच इसलिए भी मान सकता हूं कि उसमें दीमक भी है, कीड़े मकोड़े मक्खी मक्खी, ऐसे कितने लाइफ होगी, उनका हिसाब लगा के 84 लाख कहा गया है कि वे इस तरह के जीव, मतलब वो होंगे, जीव जंतु कीटाणु पक्षी जानवर, ये सब मिला करके ऐसी कल्पना की गई है। हम 84 लाख हों, 2 लाख हों, 1 लाख हों, 10,000 हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि इंसान अच्छे कर्म करता रहे, इसके लिए हमारे शास्त्रों में ये व्यवस्था की गई है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लो ताकि आपको बार बार जन्म ना लेना पड़े। अब अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप जो है चिकन खाते हो, उसकी गर्दन काट लेते हो, तो हमारा ये भी क्या कहता है कि आज आपने इसको किया है, कल को आपको भी चिकन बनना पड़ेगा। हाँ। है ऐसा, मतलब न बने ना बने ये हमें नहीं पता, लेकिन आचरण सही रहे इसलिए ये हमें डर इसके अंदर रखा गया है। और ये गलत भी नहीं है। मकसद तो ये नहीं कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में लोग सही अपने कर्म करते रहें और जीव हत्या ना करें। जैन समाज में जीव हत्या है, ये अलग बात है कि वो भी अब जो है आधुनिक हो गए, कुछ गड़बड़ करने लगे, लेकिन किसी समय में जैन समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने पक्षियों का अस्पताल सबसे पहले खोला। दिल्ली में अगर आप चांदनी चौक जाओगे, लाल किले से एंट्री करोगे तो ऊपर ही लिखा हुआ है पक्षियों का अस्पताल, जैन मंदिर ऊपर। जिसमें मैं जानता हूँ कि जब पुरानी दिल्ली में जब मैं रहता था तो पतंगबाजी बहुत होते थे और कबूतरबाजी होते थे, तो उस जो मांझा होता है उससे कबूतर घायल हो गया तो उसे वहाँ के लोग पकड़ उठा के वहाँ ले जाते थे, वहाँ वो उसका उपचार करते थे, वहाँ उसका उपचार करते थे। देखिए अब तो धीरे धीरे पक्षी भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन इतना होता जा रहा है, गौरैया पक्षी धीरे धीरे दिल्ली के अंदर समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है आपको, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या कहते, तो जीव हत्या मत करो, इसके पीछे भी तो एक नैतिकता है कि जो जिनके अंदर जीवन है उसको कष्ट ना पहुंचाओ। तो हम सुख की कामना में कष्ट पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब हम इच्छा के गुलाम हो गए। यही इच्छा हमें जीवन मरण के चक्र में रखेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष वो है जो इस जीवन इससे मुक्त अपनी इच्छाओं को बिल्कुल त्याग दे, अपनी इंद्रियों पर विजय कर ले। जो अपनी इंद्रियों को विजय कर ले उसे जितेंद्र बोला जाता है, जितेंद्र नाम भी है होता है। जो आपके महावीर जैन हैं उन्हें जितेंद्र बोला गया है, उनका नाम जितेंद्र भी था। वो निर्वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र रहकर अपनी इंद्रियों पर, पांचों इंद्रियों पर उनका कंट्रोल था। जो जैन शिक्षा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको बताया। तो हम 84 लाख है या नहीं है, एक विश्वास है, विश्वास इसलिए रखा गया है, हो सकता है हम उसे काउंट ना कर सके, लेकिन जिन लोगों ने काउंट की होगी शायद उन्होंने एक आइडिया लिया किया है कि कितने जीव हैं, उसके बाद ये जो मनुष्य का जन्म है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको सार्थक करना है। जैसे कबीरदास ने कहा है कि चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों रख दी नहीं। चदरिया झीनी रे झीनी, ये बनारस के हैं, कबीर चौरा और सब आपको वहां मिलेगा, देखिए ठीक है। लिखे आगे, क्या लिखा आपने, उपयोगितावाद। यह भी एक प्रकार से सुखवाद की शाखा है, यह भी एक प्रकार से सुखवाद की शाखा है। यह भी एक प्रकार से सुखवाद की शाखा है, किंतु यह सुख की बजाय, किंतु यह सुख की बजाय व्यक्तियों के अधिकतम फायदे पर बल देती है।
किंतु यह सुख की बजाय व्यक्तियों के अधिकतम फायदे पर बल देती है। उपयोगितावादी कहते हैं व्यक्तियों के अधिकतम फायदे पर बल देती है। उपयोगितावादी कहते हैं कि आपको अधिकतम व्यक्तियों के कि आपको अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना चाहिए। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना चाहिए। करने चाहिए। इसके गुण क्या है, फायदे क्या है, जरा इसको आप देख लीजिए तो आपको इसको और समझ में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। गुण फायदे, गुण पर हम बात कर लेते हैं ना। यह निर्णय लेने का यह निर्णय लेने का प्रजातांत्रिक तरीका है। यह निर्णय लेने का प्रजातांत्रिक तरीका है। निर्णय लेने का प्रजातांत्रिक तरीका है, लिख लिया। बताता हूं। पीएम वही बनता है, यानी प्रधानमंत्री वही बनता है जिस पार्टी को अधिकतम वोट मिलते हैं। प्रधानमंत्री वही बनता है जिस पार्टी को अधिकतम वोट मिले। आपको प्रजातांत्रिक तरीका समझा दूं, नहीं आपको नहीं मालूम है, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, 100% तो किसी को वोट भी नहीं मिलेगा। जिसको अधिकतम वोट मिलेंगे वो फिर प्रधानमंत्री बन सकता है, वही पार्टी का बनेगा, ठीक है। अभी कल संसद के अंदर एक बिल पास हुआ है। क्या बिल पास हुआ है? नारी शक्ति, या कहना चाहिए जो है एक रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। उस बिल में क्या की गई, क्या कोशिश की गई है कि जितनी भी महिलाएं हैं उसका 33% जो है हमें इसमें सीट रखेंगे, जो भी है 33% जो है उनको रिजर्वेशन देंगे हम। यानी अब महिलाओं और जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर 33% सदस्य जरूर होंगे, ठीक है। अब ये जो निर्णय लिया इसमें क्या कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाए। आयुष्मान भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। विश्वकर्मा योग, वो जो एक और लागू की गई है योजना अभी परसों, कि ज्यादा से ज्यादा, तो जितने भी ओबीसी समाज के लोग होंगे, ओबीसी समाज के लोग होंगे, 100% तो फायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इसका फायदा मिल जाएगा तो इसी को हम समावेशी विकास बोलेंगे, सामाजिक समावेश। तो इसमें इस विचारधारा क्या कह रही है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ। कभी भी ये 100% की बात नहीं करते। जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो उसमें यह देखा जाए, जब वोटिंग होती है तो अगर मेजोरिटी वोट पड़ गया, यानी मेजोरिटी किसे कहेंगे, 50% + 1, 50% और एक ज्यादा वोट मिल गया तो बिल पास हो गया, ठीक है ना। तो ये उपयोगितावादी सिद्धांत हो गया। सारे के सारे हाँ करें ये तो संभव नहीं, क्योंकि विरोधी पार्टियां भी हैं, वो आपके हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे, वो तो नहीं मिलाएंगे। लेकिन अगर संसद में बहुमत से पास हो गया तो यह माना जाएगा कि संसद ने पास कर दिया। ये उपयोगितावादी का सिद्धांत है ये।
लिखिए इसी में नेक्स्ट लिखिए वितरणीय न्याय संभव, इसमें लिखिए वितरणीय न्याय संभव। वितरणीय न्याय संभव, तो वितरण समझ में आ रहा है कि भाई ये माना कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हैं, दुनिया में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब उन गरीबों तक सरकार कैसे पहुंच रही है? राशन कार्ड के माध्यम से जो उचित दर दुकान है वहां से उनको राशन उपलब्ध करा देना। अब ऐसे जरूर होंगे जो सबके पास राशन कार्ड शायद नहीं होगा, सभी गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा हो, लेकिन ज्यादातर को मिल रहा होगा। कोरोना के टाइम में मुफ्त जो है वो अनाज बांटा गया, उसके पीछे मकसद क्या था कि जो गरीब है, जो रोजाना की मेहनत मजदूरी करता है, अब उसकी मेहनत मजदूरी खत्म क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसका घर कैसे चलेगा? तो इसी वितरणीय न्याय को ध्यान में रखते हुए सबको भोजन उपलब्ध कराना, समाज ने भी कराया और सरकार ने भी अपनी तरफ से झोलों के अंदर दे दिया अनाज जो भी संभव था। ये वितरणीय न्याय संभव, ठीक है। तो इस समय जो प्रजातांत्रिक देशों के अंदर सरकारें इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चलती हैं। इसमें दोष भी देख लीजिए, दोष क्या है? अल्पमत आवाज को नहीं सुना जाता, अल्पमत, अल्पमत आवाज को नहीं सुना जाता, अल्पमत आवाज को नहीं सुना जाता। अब जिन्होंने देखी जैसे लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल में दो लोगों ने ना किया है, जो आपके ओवैसी और उनकी पार्टी के दो सदस्य उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर है जब यहाँ पे बहुमत के आधार पर फैसला हो रहा है तो अल्पमत को तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जब फैसला देता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ है, खंडपीठ को बोला जाता है संवैधानिक पीठ, खंडपीठ को बोला जाता है कि ये संवैधानिक बेंच है, संवैधानिक बेंच। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा मुद्दा आ चुका है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि ये जो समस्या आई है ये संविधान के प्रावधान के अनुरूप है या नहीं है। सरकार ने जो बिल पास किया है 370 हटाया है, ये संविधान के प्रावधान के अनुरूप फिट बैठता है या नहीं बैठता? इसके लिए संवैधानिक बेंच बैठेगी, संविधान है। अब वो जो बेंच होगी वो 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की, 11 जजों की, 13 जजों की ऐसे बैठेगी, ठीक है। अब उन 5 में से अगर 3 कहते यस तो माना जाएगा कि कोर्ट की तरफ से हाँ हो गई, तो ये उपयोगिता वैध सिद्धांत हो गया। अब 2 लोग जो नहीं है वो तो अल्पमत ही कहलाएगा। उनकी बात इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उनसे ज्यादा वालों ने अलग बात कही है तो उनकी बात मानी जाएगी। नहीं समझे? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखिए जो ऑड फिगर है 3, 2, 5, 7 फिगर है, ये इसीलिए होती है कि फैसला जो है वो आ सके। अगर मान लीजिए 4 जज बैठे तो 2 हाँ कहते 2 ना कहते हैं तो मामला वहीं फंस गया। जैसे बुर्के को लेके, पर्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 2 जज सुनवाई कर रहे थे, एक ने कहा बुर्का सही है, एक ने कहा गलत है, तो मामला फंस गया। इसलिए तो फिर वो आगे रेफर कर दिया जाता है। तो जब ये 5 जज की होगा तो 5 जज में जो मेजॉरिटी, या तो 5-0 हो जाए, 4-1 हो जाए तब भी चलेगा, 3 भी हो गया तो 3 जिस तरफ जा रहा है माना जाएगा कि उस तरफ फैसला हो गया 3-2 से, ठीक है। ऐसे ही बिल पास होते हैं, ऐसे ही देखिए होते हैं। ये प्रजातांत्रिक तरीका है, बहुमत से निर्णय लेना, बहुमत से फैसले करना, ठीक है। ये है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। विकासात्मक नीति शास्त्र, ये जिसे हम कह रहे थे विकासवाद,
विकासात्मक, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने, ये टा है, ये राटा, हर्बर्ट स्पेंसर। ये आप ऐसे भी कर एक सेकेंड रुको, ऐसे कर लो, हर्बर्ट पेंसर काट के, हर्बर्ट पेन स्पेंसर, एक ही आदमी है। जिस तरह प्रवृत्ति में, जिस तरह प्रवृत्ति में जिस तरह प्रवृत्ति में उत्तरजीविता का संघर्ष होता है, जिस तरह प्रवृत्ति में उत्तरजीविता का संघर्ष होता है, उत्तरजीविता, उत्तरजीविता का संघर्ष होता है, उसी तरह संघर्ष होता है, उसी तरह विभिन्न नैतिक सिद्धांतों में संघर्ष चलता रहता है, उसी तरह विभिन्न नैतिक सिद्धांतों में संघर्ष चलता रहता है। इसी तरह विभिन्न नैतिक सिद्धांतों में संघर्ष चलता रहता है। इस विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार वही नैतिक मूल्य श्रेष्ठ हैं, इस विचारधारा के अनुसार वही नैतिक मूल्य श्रेष्ठ हैं जो मानव समाज को, वही नैतिक मूल्य श्रेष्ठ हैं जो मानव समाज को उत्तरजीविता के संघर्ष में या विकास की प्रक्रिया में सहायता करें। वही नैतिक मूल्य श्रेष्ठ हैं जो मानव समाज को उत्तरजीविता के संघर्ष में या विकास की प्रक्रिया में सहायता करें, या विकास की प्रक्रिया में सहायता करें। हैं? ये उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या होता है, ये पहले भी आ चुका है, हमने बात की, मैंने लिखवाया था आंसर। अगर किसी, मैंने आपको एक कोड दिया था ना, अगर किसी के चरित्र को नाप के बारे में जानना है तो उसके हाथ में पावर दे दो, ये कहा था। उसके आंसर राइटिंग में उत्तरजीविता का सिद्धांत आया था या नहीं आया था? क्या है वो बताइए। आप लोग रिवाइज तो करते नहीं हो ना, फिर कहते हो कि ये हमें आईएएस बनना है, हैं? रिवाइज करते रहो, जो रोजाना पढ़ रहे हो, जो क्लास में डिस्कस चल रहा है उसे याद करो, रिकॉल करो, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, बात हुई है, तभी आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो उड़ जाएगा। और आपने लिखा हुआ भी रिवाइज नहीं किया। है या नहीं? क्या है उत्तरजीविता का सिद्धांत? उत्तरजीविता यानी संकट की स्थिति में इंसान जो है वो अपने रास्ते ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको ये दिमाग उसको दिया हुआ है। आपके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए तो आपने बचने के लिए दिमाग ओवर टाइम काम करना शुरू कर देगा। अगर भुखमरी की नौबत आ जाए तो उस भुखमरी से बचने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और फटाफट कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे। देखिए, जब मैं
19 साल की उम्र में था, एज में था, मेरे पिता का देहांत हो गया। ठीक है, और मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो अब संघर्ष की स्थिति हो गई, सर्वाइवल की स्थिति हो गई। उस समय मैं फाइनल ईयर में भी हूं, तो मुझे क्या करना है, पढ़ना भी है, वो भी करना है, कैसे इसमें संतुलन बनाना है। और कुछ आता भी नहीं है, लेकिन नौकरी भी चाहिए, जमीन जायदाद कोई है नहीं, कहीं से कोई किराया भी नहीं आ रहा, कोई कहीं से कोई कोई ऐसा गांव देहात भी नहीं कि वहां से अनाज आ रहा हो, कुछ आ रहा हो। अब आपको सर्वाइव करना है। पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी हो या बहुत पैसा मिलता हो या वो छोड़ गए हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ये क्या हो गया, क्या स्थिति आ गई, अब यहाँ पे उत्तरजीविता का स्थिति हो गया। मैं इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं 1985 से काम कर रहा हूँ। अगर मुझे पहले से अगर मेरे सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद मैं नौकरी नहीं ढूंढता, मुझे मिलती नहीं, मैं कैजुअली हाफ हार्टेडली करता। लेकिन जब करो या मरो की स्थिति आ गई, अब यहाँ पे उत्तरजीविता का सिद्धांत काम करता है। आप कुछ भी हो, कुछ भी कहीं से कुछ भी मिल रहा हो, नौकरी मिल जाओ। एक जगह मैंने गया मिलने, दिल्ली में एक नेहरू प्लेस है, ठीक है। अब मैं गया तो मैंने उनको ये अपना दिखाया कि मैं ये हूँ, ये हूँ। तो वो वहाँ पे जो एक लेडी बैठी थी, साउथ इंडियन थी, कहते ये आपके लिए नौकरी नहीं है, ये अगर कोई 10वीं वगैरह पास हो, 8वीं पास हो, उसके लिए तो ठीक है, आप तो ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको इस पर रखते हुए। देखिए, तो तो ये उत्तरजीविता यही है कि इसमें जो आपको उसमें सफल करा दे वही सिद्धांत बढ़िया है। ठीक है, लिखिए आगे, आत्मपूर्णतावाद। इसलिए याद रखिए, जीवन में हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, मेंटली आपको टफ होना है, लेकिन आत्मपूर्णतावाद, आत्मपूर्णतावाद प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य स्वयं का विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य स्वयं का विकास करना है, जो मुख्यतः स्वयं का विकास करना है, जो मुख्यतः बुद्धि के नियंत्रण में भावनाओं को रखते हुए हो सकता है, जो मुख्यतः बुद्धि के नियंत्रण में भावनाओं को रखते हुए हो सकता है। बुद्धि के नियंत्रण में भावनाओं को रखते हुए हो सकता है। वही नैतिक है, वही नैतिक है जो मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करे। वही नैतिक है जो मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करे। वही नैतिक है जो मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करे। आत्मपूर्णता, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मतलब देखिए, सेल्फ फुलफिलमेंट, इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, मतलब हमें आत्म पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करे। मतलब अब स्वयं का विकास में क्या हो गया, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक, ये सारा विकास वो इसको हम कहते हैं जो पूर्णता तक ले जाने की कोशिश करे। आत्मपूर्णतावाद इसे कहते हैं, जो प्रकृति में, ठीक है ना, वास्तविक उद्देश्य है स्वयं का विकास करना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अब ये विकास के लिए तो आपने ये एडमिशन लिया है ना, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, शैक्षिक विकास भी हो रहा है आपका।
और जब आप करियर में कामयाब हो जाते हैं तो आपको लगता है यस, पूर्णता प्राप्त हो गई, बढ़िया, फिर परिवार, बढ़िया शादी, ये सब कुछ हो जाए, आज्ञाकारी, सब सब कुछ हो जाए, देखिए घर में सुख शांति हो, देखिए ये सब उसी को प्रयास करने के लिए इंसान चलता रहता है, करता रहता है, देखिए आत्मपूर्णता बात, देखिए ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए हम अपनी सभा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कल मैं आपको देना भूल गया था, मैं आपको आज क्वेश्चन दे देता हूं। हाँ जी, जी, हाँ 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 हाँ, हाँ। अच्छा लगे, लिखिए, नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है समझाइए। नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है समझाइए। अभी मैं बहुत आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं टफ पे नहीं जा रहा हूँ। नैतिक निर्णयों का मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है समझाइए, ये आपको समझाना है। और कोशिश कीजिए, ठीक है, 100 शब्दों में लिख दें तो बहुत बड़ी बात होगी। टू द पॉइंट चाहिए मुझे, मुझे लफाजी और इधर उधर की अगर मगर ये सब नहीं चाहिए, ना मुझे उसके अंदर एडवर्ब चाहिए ना विशेषण चाहिए, सिर्फ जो पूछा गया है उस पर ध्यान देना है, बाकी अपने आंसर चाहिए।